ठीक है। मानव भूगोल, मानव भूगोल केवे किने है तो मानव भूगोल ने आपा कान केवा मानव भूगोल तो प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंधों का जो अध्ययन है उसको मानव भूगोल कहा जाता है। तो परिभाषा के मायने अपन याद रखनी है परिभाषा, ठीक है। और परिभाषा में अपन याद रखनी है कि मनुष्य, ठीक है, और प्रकृति, प्रकृति प्रकृति के बीच संबंध, ठीक है। मानव भूगोल का ही है तो मानव भूगोल है जिकी का माने प्रकृति और प्रकृति का सागे सागे प्रकृति और आपा आपने बीच में तालमेल को जो अध्ययन है बिन कहीं केवा तो बिन आपा केवा मानव भूगोल। एक प्रमुख विशेषता प्रमुख परिभाषा है। परिभाषा एक मायने वो तो एक मेन परिभाषा होगी लेकिन कई जना है परिभाषा दी है तो कौन कौन की परिभाषा दी है देखो। पहली चोटी की परिभाषा दी है एलेन सी सैंपल, एलेन सी सैंपल, एलेन सी और सैंपल, सैंपल एक इकाई परिभाषा है, ठीक है। ओ काय परिभाषा थी तो ओ आप परिभाषा आदि की देखो। और कार्यशील तो मनुष्य है, कार्यशील मनुष्य, कार्यशील मनुष्य तथा अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी भी स्थिर को नहीं कोनी, अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन आ कहीं है तो आ है कि मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल की परिभाषा दी कोनी तो एलएनसी सैंपल दी। एलएनसी सैंपल कहीं कह रही है कि एलएनसी सैंपल आ कह रही है कि क्रियाशील मानव, मानव मतलब काम करवाड़ो आदमी और बिना रुकेड़ी पृथ्वी इक बीच को जो अध्ययन है बिन आपा कहीं केवा तो बिन केवा आपा मानव भूगोल। यानी कि आपा याद रख रखा सैंपल, सैंपल दियो सैंपल, सैंपल दियो कि चंचल मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी, चंचल एंड अस्थिर, ठीक। ये आप याद रख सकता कि एक आ परिभाषा है कहीं परिभाषा है तो एलएनसी सैंपल की परिभाषा कहीं है तो एलएनसी सैंपल की परिभाषा आ है कि एलएनसी सैंपल कह रहे हो कि कार्यशील मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच जो अध्ययन है वो कहीं कहलावे तो वो कहलावे मानव भूगोल, ठीक। ठीक है। बाद में आपन एक और दी जिनके वहां आपा रेट जेल, ठीक है। अब वो रेट जेल का ही परिभाषा दी है, ठीक है। रेट जेल का ही परिभाषा दी, रेट जेल अपरिभाषा दी है कि मानव भूगोल, मानव भूगोल की अपरिभाषा है कि मानव भूगोल और धरातल के बीच संबंध, ठीक है। मनुष्य और धरातल के बीच संबंध, मनुष्य और धरातल के बीच, मनुष्य और धरातल के बीच संबंध अपरिभाषा कौन दी है तो अपरिभाषा दी है रेट जेल। रेट जेल कौन है तो रेट जेल है जो जिन आपा कहीं के वहां तो आधुनिक, ठीक है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक कौन है, आधुनिक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है रेट जेल। आधुनिक मानव भूगोल का जनक है वो, आधुनिक मानव भूगोल को कहीं है वो जनक है, जनक है भाई जनक, ठीक है। एक किताब है, एक किताब पूछ ले तो भाई की किताब, एक किताब को नाम है एंथ्रोपो, एंथ्रोपो जियोग्राफी, जियोग्राफी आई की किताब को नाम है। तो आ दूसरी परिभाषा कौन दी है तो रेड जेल दी है। रेड जेल क्या कह रही है कि मनुष्य और मनुष्य और जो आपका धरातल है यानी कि मनुष्य और धरातल के बीच जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है तो उन संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं और इसे आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम है वो एंथ्रोजियोग्राफी, इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। फिर दी है तीसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा कौन दी है तो तीसरी परिभाषा दी है, तीसरी परिभाषा तो बाहर नाम ही है ना लांबो छोड़ो ये विडाल डी लाब्लास, तीसरी परिभाषा दी है विडाल डी लाब्लास, पोल विडाल डी लाब्लास, ठीक। कौन दी है तीसरी परिभाषा है पोल वी डाल, विडाल डी लाब्लास ओ परिभाषा दी। परिभाषा वहां कहीं दे वो तो नाम ही ओ लट पड़ गया लो तो बड़ो नाम है
विडाल्डी लाप्लास, इसने कहा है कि पारस्परिक जीव, ठीक है, पारस्परिक और पारस्परिक जीवों का अध्ययन, पारस्परिक और पारस्परिक जीवों का अध्ययन, पारस्परिक तथा पारस्परिक जीवों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। आ परिभाषा कौन दी, तो आ परिभाषा दी है पॉल विडाल्डी लाप्लास। तो मानव भूगोल की तीन परिभाषा दी है, तीन परिभाषा कौन कौन दी है, तो देखो पहली परिभाषा दी है जिसको नाम है सैंपल, सैंपल सी सैंपल, सी ठीक है, सी सैंपल परिभाषा दी, सी सैंपल का क्रियाशील मानव और प्रकृति, क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच जो संबंध है वह संबंधों को अध्ययन कहीं के अलावा तो मानव भूगोल के अलावा, ठीक है। दूसरी परिभाषा कौन दी, दूसरी परिभाषा दी है रेटजे, वो आ कह रहे हैं कि धरातल और समाज के बीच, या धरातल या मनुष्य के बीच या धरातल या समाज के बीच जो अपने पारस्परिक जो संबंध है, ठीक है, उन संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तीसरी परिभाषा दी है, तीसरी परिभाषा दी है डी लाप्लास, ठीक है, पॉल विडाल डी लाप्लास, पॉल विडाल डी लाप्लास कहीं कह रहे हो, पॉल विडाल डी लाप्लास आ कह रहे हैं कि जी मानव भूगोल है बाखवाई है, तो पारस्परिक और पारस्परिक जीवों के बीच का जो संबंध है उस संबंधों का जो अध्ययन कहलाता है वो मानव भूगोल कहलाता है। अब एक पुस्तक है एंथ्रोजोग्राफी, एंथ्रोजोग्राफी की उनकी पुस्तक है, तो आ एंथ्रोजोग्राफी पुस्तक है वह कौन की है, तो रेटजेल की है, और रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोजोग्राफी है, और इन आधुनिक मानव विज्ञान का, आधुनिक मानव जो आपकी भूगोल है उसका जनक कहा जाता है। तो ये अपनी बात हो गई। फिर है मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल की विचारधारा, आप परिभाषा पढ़ ली, अब आप पढ़ मानव भूगोल की विचारधारा कि कई विचारधारा है, मानव भूगोल की विचारधारा, ले भाई आ मानव भूगोल की विचारधारा, मानव भूगोल की विचारधारा, बड़ी सारी धाराएं, मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल की विचारधाराएं का है। तो पहली विचारधारा है वह पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहीं परिभाषा है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है, प्रकृति शक्तिशाली है और मनुष्य उसका दास है, कहीं कह रहे हैं कि प्रकृति जी है, प्रकृति शक्तिशाली है, शक्तिशाली, प्रकृति शक्तिशाली और मनुष्य उसका दास, प्रकृति शक्तिशाली है और मनुष्य उसका दास है, मनुष्य जो है वो प्रकृति को चला रहा है, ठीक है, मनुष्य प्रकृति सॉरी मनुष्य प्रकृति को नहीं चला रहा, प्रकृति मनुष्य को चला रही है, तो प्रकृति है वो मनुष्य को अपने हिसाब से चला रही है, प्रकृति मनुष्य को अपने हिसाब से चला रही है, ठीक है, प्रकृति है वह मनुष्य ने अपना हिसाब चला रही है और प्रकृति शक्तिशाली है और मनुष्य इसका दास है, ठीक है, लेकिन इको समर्थन कौन कौन कर रहा है, तो इन अस इको समर्थन कर रहा है रेटजेल, ठीक है, रेटजेल है बोट, है बोट, ठीक, रेटजेल है बोट और रिडर और एलन, रिटर रिटर और एलन सी सैंपल, सी सैंपल ये अत्ता जना इको समर्थन कर रहे हैं भाई, हाँ आ चीज सही है, आ विचारधारा देखिए है सही है, कहीं है पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा है कहीं कह रही है कि प्रकृति और प्रकृति है बा शक्तिशाली है और मनुष्य भी को दास है, मतलब प्रकृति अपन जिया चाह रही है चला रही है, तो इकी जी दिन का बोले रहे समर्थन कौन कौन कर रहा है, तो इको समर्थन कर रहा है रेटजेल है बोट रिटर और एलएनसी सैंपल, ये चार जना इको समर्थन कर रहा है। फिर है अपनी संभववाद, ठीक है, अगली जी है वह है अपनी संभववाद, संभववाद, ठीक है, संभववाद कहीं कह रही है कि मनुष्य बुद्धिमान है, प्रकृति में बदलाव कर सकता है, लेकिन प्रकृति में बदलाव तब भी कर सकता है जब प्रकृति इसको अवसर देती है, मनुष्य बुद्धिमान है तो प्रकृति में
बदलाव कर सकता है, परंतु जब प्रकृति अवसर दे, यहाँ कर सका तो प्रकृति अवसर दे, अब प्रकृति अपन अवसर दे ना आप बदलाव अवसर दे। ठीक है, अब इको समर्थन कौन कौन कर रहा है, तो इको समर्थन दो कर रहे हैं, एक तो है लुब्रिन फेब्रो, एक तो लुब्रिन फेब्रो और दूसरा है डी लाब्लास। एक तो लाब्लास लाब्लास और दूसरा है डी फेब्रो फेब्रो। ठीक है, ये दोनों जना इको समर्थन कर रहे हैं, कहीं कह रहा है कि मनुष्य बुद्धिमान है और मनुष्य ही कमाने प्रकृति बदलाव कर सके, लेकिन प्रकृति बदलाव मनुष्य कद कर सके, तो प्रकृति मनुष्य बदलाव जद ही कर सके जद आ प्रकृति अपन चाहे, आ बदलाव ही प्रकृति अपने आप में बदलाव चाहे, जद ही मनुष्य ही बदलाव कर सके। और आज की जी को समर्थन है इको समर्थन कर रहे हैं डी फेब्रेस और विडाल डी लाब्लास, एक दो जना इको समर्थन कर ना बुढ़ो है, तीन चार में समझ लीजिए दो ही है। फिर आपने आएगो न्यू जिकान के निश्चयवाद। ठीक है, नवनिश्चयवाद 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 की अवधारणा है या विचारधारा है वह कहीं है, तो न तो प्रकृति पूरी तरह इस पर हावी है और न ही इस पर पूरी तरह मनुष्य हावी है। ठीक है, ना ही तो प्रकृति पूरी तरह मनुष्य पर हावी है और ना ही मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर हावी है। कहीं कह रहे हो कभी कहीं कह रहे हो कभी कह रहे हैं कि प्रकृति न तो पूरी तरह मनुष्य पर हावी है, मनुष्य पर हावी है और न ही मनुष्य ही पर हावी है। ठीक है, मनुष्य हावी है। तो जना खाइए जना आ है कि इसका नया नाम है, इसे नवनिश्चयवाद कहते हैं और नवनिश्चयवाद को ही एक नया नाम है जिसका नाम है स्टॉप एंड गो। ठीक है, स्टॉप एंड गो इन नामों भी जाड़े इन आ कह रहे हैं कि रुको और जाओ, मतलब थोड़ा दिन की खतर आया हो, रुको और जाओ। ठीक, जाओ मत रहो, रुको और जाओ, रुको और जाओ, आओ फिर जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ। आओ जाओ की परिभाषा जो है नवनिश्चयवाद की परिभाषा है। और आ कह रहे हैं न तो प्रकृति मनुष्य पर हावी है और ना ही मनुष्य है वो प्रकृति पर हावी है। पर जगह आया है वे जा ही रहा है, प्रकृति ले रही है, प्रकृति खिला रही है, कई मनुष्य आ रहा है जगह प्रकृति नहीं टिड्डा लगा रही है, जी हाँ रावलिन लोग लगा सोच रहे हैं। ठीक है ना, अब आज की है इको समर्थन कौन कर रहे हैं, तो आओ और जाओ, आओ और जाओ मतलब दर्जी। ठीक है ना, दर्जी का नहीं हुआ दर्जी ना इंग्लिश में ट्रेलर टेलर टेलर, तो ग्रिप्ट टेलर ग्रिप्ट टेलर ग्रिप्ट टेलर टेलर के कहीं में आवे और कपड़ा छुआवे पैर बे जावे, आया कपड़ा छुआया पैरिया गया। ठीक, तो आज की अवधारणा है कौन दी है, विचारधारा, जिसकी विचारधारा दी है ग्रिप्ट टेलर। एक या विचारधारा पूछ सके ग्रिप्ट टेलर की विचारधारा कहीं है। ठीक है, ग्रिप्ट टेलर की विचारधारा कहीं है, तो ग्रिप्ट टेलर की विचारधारा आ है कि न तो प्रकृति मनुष्य पर हावी है और न ही मनुष्य प्रकृति पर हावी है, दोनों आ रहा है, जा रहा है, काट रहा है, दौड़ रहा है, प्रकृति चल रही है, मनुष्य चल रहे है, काम बढ़ रही है, बस बात खत्म। ठीक है, तो आओगी अपनी विचारधारा, तीन विचारधारा है, तीन परिभाषा है, तीन विचारधारा है, तीन विचारधारा बस बढ़ ये बात पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा है कि प्रकृति शक्तिशाली है और मनुष्य उसका दास है, प्रकृति शक्तिशाली है और मनुष्य उसका दास है, यह पर्यावरणीय विचारधारा है और इसका समर्थन करता है सी सैंपल, रिटर हैबोट सी सैंपल और आपका रेडजेल। ठीक है, ये दो कर रहे हैं। फिर है संभववाद, संभववाद है कि मनुष्य बुद्धिमान है और इसमें प्रकृति में अब जो है वो चेंजिंग कर सकता है, बदलाव कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब प्रकृति खुद इसमें अपना बदलाव चाहती है तब इसमें वो अपना बदलाव कर सकता है। और इसका जो समर्थन करता है वो दो करते हैं, डी लाब्लास और फेब्रो, डी लाब्लास और फेब्रो। ठीक है, फिर आती है नवनिश्चयवाद की अवधारणा कि ना तो प्रकृति है वो इसमें बदलाव ला रही है, ना मनुष्य ला रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, रुको और जाओ, इसे कहते हैं नवनिश्चयवाद। और आओ और जाओ और कपड़ा छुओ और पैर और भागो ओ कौन कह रहे हो, टेलर कह रहे हो, टेलर कौन है, तो ग्रिप्ट टेलर, तो ये परिभाषा है वो ग्रिप्ट टेलर की दी हुई है। तो अपना दो टॉपिक का दो टॉपिक कंप्लीट। अगली क्या चीज है, अगली पढ़ा, तो अगली चीज है कि मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति है, मानव भूगोल
प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति कहीं कह रही है, ठीक है। जैसे जैसे भौतिक भूगोल का केंद्र है वो प्रकृति है, वैसे ही मानव भूगोल का केंद्र है वो मनुष्य है, ठीक है। जैसे ही प्रकृति, ठीक है, किसका, तो भौतिक भूगोल का, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का केंद्र का ये प्रकृति, वैसे ही मानव भूगोल का केंद्र, मानव भूगोल का केंद्र का ये तो मनुष्य, ठीक है ना। मानव भूगोल का केंद्र है मनुष्य, ठीक है। द्वैतवाद, ठीक है, न तो प्रकृति मनुष्य को प्रभावित कर रही है और मनुष्य प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, ठीक। द्वैतवाद, द्वैतवाद वो कह रहे हैं कि मनुष्य प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, प्रकृति को प्रभावित, और दूसरी है प्रकृति मनुष्य को प्रभावित कर रही है। कम आई कौन तो भाई, करो करो और करो, प्रकृति मनुष्य को प्रभावित, किया कर रही है, देखो प्रकृति मनुष्य प्रकृति ने क्या प्रभावित कर रही है, तो नदी पर बांध बना दिया, तो प्रकृति प्रभावित हो रही है, तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ का नदी पर बांध, नदियों पर बांध बनाकर जो है वो मनुष्य किसको प्रभावित कर रहा है, तो मनुष्य प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। और प्रकृति मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, तो शी पड़ता है कोट पर आदि लपेट, प्रकृति भी तो कर रही है, कम प्रकृति को नहीं, ठीक है। ठंडे स्थानों पर ऊनी कपड़े, ठीक, प्रकृति भी चेंज कर रही है और मनुष्य भी को जो है प्रभावित कर रहे हैं, तो इन काय के तो द्वैतवाद के जी अगर भौतिक भूगोल को केंद्र प्रकृति है, भी मानव भूगोल को केंद्र कहीं है, तो मानव भूगोल को केंद्र मनुष्य है, ठीक है। और मनुष्य प्रकृति ने प्रभावित कर रहे हैं, प्रकृति मनुष्य ने प्रभावित कर रही है, क्या कर रही है, तो मनुष्य प्रकृति प्रभावित कर रहे हैं, तो मनुष्य है प्रकृति क्या प्रभावित कर रहे हैं, तो नदियां प्रबंध बना दिया, जो नदी को रोक दियो, नदी को बहाव रोक दियो, धीरे गिरती नदी जब प्रकृति प्रभावित करती, प्रकृति कम होने लगी, शिव पड़ता है करा दियो, पैर पैर तो भाई आदमी सोचे हाल ठीक है भाई, पेड़ लिया ये पेड़ क्या की बोनी, फिर ठीक है। इसका बाद में आती है हमारा मानवीयकरण, है इको अगला टॉपिक स्टार्ट उसी, और भी को नाम है मानवीयकरण, ठीक है। तो मानवीयकरण का दो भाग है, एक मानवीयकरण, मानवीयकरण में पहलो है कि प्रकृति का मानवीयकरण है, प्रकृति का मानवीयकरण और मनुष्य का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, पहले तो आपको पढ़ा प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, तो प्रकृति को मानवीयकरण कहेंगे, ठीक है। प्रकृति को मानवीयकरण है कि जब मनुष्य तकनीकी की मदद से प्रकृति को बांध कर और तोड़कर अपनी चीजें बनाता है, तो ये क्या होता है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, यानी प्रकृति को तोड़कर कुछ अपने लिए कुछ चीजें बनाता है, ठीक है। तो जब मनुष्य तकनीकी की मदद से प्रकृति के बंधनों को तोड़कर अपनी मर्जी की चीजें बनाता है, जब मनुष्य प्रकृति के बंधनों को तोड़कर अपने उपयोगी चीजें बनाता है, उपयोगी वह मन मर्जी की चीजें बनाता है, मन मर्जी की चीजें, वस्तु लिख देना, चीजें बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम संभववाद, क्या कहते हैं, संभववाद, संभववाद, ठीक है। लेकिन मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्राकृतिक
प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण कहीं है तो जिये मनुष्य को डरावे तो मनुष्य पूजा पाठ में लग गया और प्रकृति की सुनवा लग गया। ले मनुष्य को डराया जाता है तब वह प्रकृति की पूजा पाठ वह उसकी सुनने लगता है, उसकी सुनने लगता है। ठीक है ना, मनुष्य उसकी सुनने लगता है और इसे हम कहते हैं निश्चयवाद। इन आपा कहीं के तो इन आपा के निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद। अब जीन ब्रूस को एक कथन है, जीन ब्रूस पर एक कथन दिए, जीन ब्रूस तो ब्रूस किसी बात कर लो भाई। मैंने अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से और भूगर्भ का संबंध चट्टानों से है। जैसे कहीं कह रही होगी जैसे अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से। संबंध कीमतों से तथा भूगर्भ का संबंध भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है। वैसे ही भूगोल का केंद्र बिंदु है वो स्थान से है। वैसे ही भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान से है। ठीक है ना। ओ कहीं कह रहे जीन ब्रूस की देखो कथन है, स्टेटमेंट पूछ सके। जैसे अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों और भूगर्भ का संबंध चट्टानों से है, वैसा ही भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान से है। कई बात है अर्थशास्त्र को संबंध जी कीमतों है और भूशास्त्र को संबंध जी चट्टानों है, बिया ही भूगोल को केंद्र बिंदु स्थान है। ठीक है, भूगोल को केंद्र बिंदु कहीं है तो भूगोल को केंद्र बिंदु स्थान है, या भूगोल को केंद्र कहीं है तो स्थान है। ठीक, आ चीज के दी वो स्टेटमेंट ओ मानवीयकरण को स्टेटमेंट हो। ठीक है, आ मानवीयकरण की परिभाषा होगी, मानवीयकरण कहीं है। ठीक है, अब आसी आपने मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, मानव भूगोल का क्षेत्र और मानव भूगोल का उपक्षेत्र और टॉपिक खत्म। मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र पहले कहीं है तो पहले है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल इन आप कहीं कह सका तो इन आप कह सका ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक कह सका, इन आप कहीं कह सका सांस्कृतिक कह सका, चिकित्सा कह सका, सांस्कृतिक और चिकित्सीय भूगोल वो कह सका। ठीक है ना। समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन कहीं है, समाज और संस्कृति का अध्ययन, समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन किसमें किया जाता है? अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सामाजिक भूगोल के अंदर किया जाता है। और सामाजिक भूगोल का उपभाग है व्यवहारवाद भूगोल और सामाजिक कल्याण भूगोल। व्यवहारवादिक
भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल और समाज कल्याण भूगोल, समाज कल्याण भूगोल, समाज कल्याणकारी भूगोल या सामाजिक सामाजिक कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल को याद, सामाजिक सामाजिक कल्याण भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो तो है सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल को उपक्षेत्र है व्यवहारवाद भूगोल और सामाजिक कल्याण भूगोल। ठीक है, और एक सामाजिक भूगोल में आपका कहीं है तो सामाजिक भूगोल वह है जो समाज और उसकी संस्कृति के बीच का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, सामाजिक भूगोल कहलाता है, जिसमें ऐतिहासिक आती है, सांस्कृतिक आती है और चिकित्सीय भूगोल आती है। 2 नंबर पर आपने आवे जिसका नाम है नगरीय भूगोल। ठीक है, नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल को कोई भी उप क्षेत्र को नहीं, ठीक है, नगरीय भूगोल को कोई भी उप क्षेत्र को नहीं, या शहरों की नगरों की समस्या और बाकी नियोजन, नगरों का समस्या, नगरों या शहरों की समस्या, समस्या या नियोजन, अध्ययन किम हुआ है नगरीय भूगोल का मायने। तीसरी भूगोल का सिया अपनी तीसरी भूगोल है राजनीतिक भूगोल। ठीक है, कौन सी है, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल में तो था ध्यान ही उपक्षेत्र कहीं कहीं है। राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है वह निर्वाचन और सैन्य भूगोल है, निर्वाचन, निर्वाचन, राजनीति और भाई निर्वाचन को, और आपने होगी सैन्य, सैन्य भूगोल। ठीक है, एक उपक्षेत्र होगा। चौथी जगह अपनी भूगोल सामाजिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो है जनसंख्या भूगोल। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। इस जनसंख्या भूगोल में कहीं में तो जनसंख्या संबंधी चीजों को अध्ययन है, तो जनसंख्या भूगोल में है जिया के वितरण, घनत्व, वितरण घनत्व और वृद्धि आवास। ठीक है, वृद्धि आवास, प्रवास, प्रवास, आ सब चीजों को अध्ययन है वो कहाँ का मायने हुआ है तो जनसंख्या भूगोल में। 5 नंबर पर देखिए अपनी ये 6 भाग है, कितना भाग है, 6 भाग है। ठीक है, तो 5 नंबर पर है अपनी आवास भूगोल। ठीक है, आवास भूगोल, आवास भूगोल में कहीं है तो आवास भूगोल का मायने है कि जगह ग्रामीण और शहरी दोनों का मायने जो बस्तियों का मायने आवासीय लोगों की जगह जो अध्ययन है, मतलब नगर और ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों की आवास, आवासीय लोगों का अध्ययन ठीक है मायने करे आवासीय भूगोल का मायने करे। ठीक, और आपने 6 नंबर की भूगोल है वह है आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। 8 क्वेश्चन आ सकते आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल क्या कह रही है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन, आर्थिक चीजों को अध्ययन, आर्थिक, आर्थिक अध्ययन एक उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र कहीं कहीं है तो देखो एक उपक्षेत्र के ही है, एक तो एक उपक्षेत्र आएगो कहीं आएगो देखो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन, संसाधन, कृषि, विपणन। ठीक है, कृषि, विपणन और इसके अलावा पर्यटन, पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल, पर्यटन के अलावा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार एवं उद्योग। ठीक है, एक ही कमांड आ रहा है तो ये आ रहा है आपने आर्थिक भूगोल में। कथा टॉपिक है मानव भूगोल का 6 क्षेत्र है, मानव भूगोल का कथा क्षेत्र 6 क्षेत्र है। पहले एक आपको जो है वो सामाजिक भूगोल, जिसके माने सामाजिक और उसकी संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, इसका उपक्षेत्र है व्यवहारवादी भूगोल। फिर आता है 2 नंबर पर, हाँ इसका उपनाम है ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिकित्सा भूगोल। ठीक है, फिर आपने 2 नंबर पर है नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में है नगरों और शहरों में जो समस्या और उसका नियोजन है उसकी जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम नगरीय भूगोल कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक चीजों के बारे में जानकारी का अध्ययन किया जाता है, उसे राजनीतिक भूगोल कहा जाता है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र
और आपका सैन्य भूगोल आता है उच्चतर के अंदर। फिर है आपकी 4 नंबर पर जनसंख्या भूगोल। ठीक है, जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, प्रवास आदि की जानकारियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। फिर है आवासीय भूगोल। आवासीय भूगोल क्या है, जिसमें ग्रामीणों और शहरों में निवास करने वाले लोगों, जो आवास करने वाले लोग हैं, उन पर जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो आवासीय भूगोल में किया जाता है। फिर है आपकी आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आर्थिक में कौन कौन से साधन आते हैं, तो देखो एक तो आपका संसाधन आ गया, कृषि आ गई, विपणन आ गया, पर्यटन आ गया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग। जिन इन सब चीजों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, तो आर्थिक भूगोल के अंदर इन सब चीजों का अध्ययन है वो किया जाता है। तो ये है वो उपक्षेत्र आ गए। ठीक है, इसके बाद मानव के 6 जो आपकी अभी हमने पढ़ी है 5, इनको किस जो सामाजिक भूगोल है और मानव भूगोल है उसमें किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। तो यहाँ मानव भूगोल और जो आपकी मानव भूगोल के साथ में आपकी सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में क्या नाम है और मानव भूगोल में क्या नाम है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे मानव भूगोल और यहाँ आ गया हमारा सामाजिक भूगोल। मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल। मानव भूगोल में आता है हमारा सामाजिक भूगोल। ठीक है, पहला हमारा है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सामाजिक भूगोल को क्या कहा जाता है, तो समाज शास्त्र, समाज शास्त्र, मिलान सर्वण मिशन नहीं सकते, समाज शास्त्र। ठीक है, 1 नंबर पर आप 2 नंबर पर जो है वह है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल में क्या किया, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। ठीक, तीसरी जगह आपनी है वह है आपनी कौन सी है, तो आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में क्या किया, तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। 4 नंबर पर जो चीज है बस 4 नंबर पर है जनसंख्या भूगोल। ठीक है, जनसंख्या, तो जनसंख्या क्या जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगी, जनसंख्या क्या जाएगी, जनसंख्या, जनसंख्या की। और 5 नंबर पर जगह है वह है अपनी चिकित्सा, चिकित्सा भूगोल और इन आ जाए चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, तो आपने टॉपिक कंप्लीट और लैब असिस्टेंट को इस टॉपिक को अगर खान नोट्स चाहिए हैंड राइटिंग नोट्स तो मैं कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट करता है टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दो, टेलीग्राम पर इन जो है वो प्रोवाइड करवा दें। उम्मीद करो जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करो तो नहीं करो तो आप कोई जरूरी वो नहीं।